तो अब हम लोग देखेंगे रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन फेल हो गया। लॉ ऑफ मास एक्शन काय के लिए था, तो वो था इट टेल अस अबाउट द डिपेंडेंसी। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता था, डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रेट हमारा कैसे डिपेंड होता है, उस चीज को हमारा क्या बताता था, लॉ ऑफ मास एक्शन बताता था। लेकिन वो तो फेल हो गया था, इसका मतलब वो डिपेंडेंसी नहीं बता पा रहा था, तो उसकी जगह रेट लॉ आया। तो बनी बात है, रेट लॉ क्या बताता है जो लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं बता पाया, ठीक है ना। तो रेट लॉ के लिए हम बोल सकते हैं इट इज द इक्वेशन। ये रेट लॉ क्या है, एक इक्वेशन है। इट इज द इक्वेशन विच टेल्स ट्रू डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट इज द इक्वेशन, इट इज द एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन, या चलिए इक्वेशन अकेला कर देते हैं, फिर हम इसे डिफाइन करेंगे अच्छे से। इक्वेशन which tells true dependency, real की true dependency on rate of rate on concentration of reactant, ठीक है ना। तो हम इसे बहुत अच्छी तरीके से अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, द एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब्स द एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब्स द, जो डिस्क्राइब करता है, किस चीज को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब की स्पेलिंग क्या गड़बड़ लग रही है, डिस्क्राइब द रिएक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ, डिस्क्राइब्स द रेट इन टर्म्स ऑफ, लिखते लिखते कभी कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, डिस्क्राइब्स द रेट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, in terms of molar concentration, in terms of molar concentration of reactant experimentally, ठीक है। reactant as determined, ये भी जरूरी है, एक्सपेरिमेंटली वर्ड, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड रेट लॉ, इज कॉल्ड रेट लॉ, ठीक है भाई, ये बन गई इसकी डेफिनेशन। वह एक्सप्रेशन जो डिस्क्राइब करता है, किसे, डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को जो डिस्क्राइब करता है इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में, और कैसे, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। तो उसे हम बोलते हैं रेट लॉ। जैसे कि हमने आपको बताया, इसी रिएक्शन के लिए 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F, ठीक है ना। तो इसके लिए रेट हमने एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाला था, NO2 की पावर 1 और F2 की पावर 1, जबकि हमारा यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से 2 होना चाहिए था। तो ये हमने कैसे निकाला, एक्सपेरिमेंटली निकाला। ये एक्सप्रेशन, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला। और ये किसे डिस्क्राइब कर रहा है, रेट को, कि रेट कैसे डिपेंड कर रहा है, किस पर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर रेट आपका कैसे डिपेंड कर रहा है, उसे आपका ये बता रहा है। बात समझ में आ गई है, उसे आपका ये बता रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो रेट लॉ को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, रेट लॉ को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो इसे डिटरमाइन करने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास में। एक तो होता है, इसके डिटर्मिनेशन के 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है एक्सपेरिमेंटली, जो हमें डाटा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक्सपेरिमेंटली में ऐसा है कि आप एक्सपेरिमेंट करने तो बैठोगे नहीं, जब क्वेश्चन आएगा कि भाई उठे एग्जाम हॉल में से और एक्सपेरिमेंट किया और सारा डाटा कलेक्ट किया, उसमें आपकी हालांकि बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है ना।
तो वो एक्सपेरिमेंटली भी हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको तो डाटा दिया जाएगा पेपर में, एग्जाम में आपको डाटा दिया जाएगा, डाटा लिख कर दिया जाएगा, इतने टाइम पर इतना बना, इतने टाइम पर इतना बना, इतने टाइम पर इतना बना, इसे डबल किया तो ये इतना हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये बाकायदा आपको बताया जाएगा, इतनी जल्दी रिएक्शन कवर्ड हुई, ठीक है ना। और दूसरा होता है बाय मैकेनिज्म। बाय मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को देखकर भी हम रेट बता सकते हैं या रेट से हम मैकेनिज्म भी बता सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। रेट को देखकर हम मैकेनिज्म बता सकते हैं और मैकेनिज्म से हम रेट लॉ बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें होती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल तो अभी हमने देख लिया, एक्सपेरिमेंटल अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ में देख लिया था कि हम भाई किस तरीके से डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है ना। अब हमें जो समझना है वो किसे समझना है, वो मैकेनिज्म को समझना है, वो मैकेनिज्म को भी समझना है हमें यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म को समझने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि आपके जो रिएक्टेंट लिखे हैं उसके अलावा कोई और रिएक्टेंट भी आ सकते हैं रेट में, ठीक है ना। और रिएक्टेंट की पावर ऐसा नहीं है हमेशा आपकी ये कम होगी, कम होने के अलावा आपकी ये बढ़ भी सकती है। ये इसकी पावर जितने आपके लिखे हैं उससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, याद रखिएगा, उससे ज़्यादा भी आपके ये बढ़ सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन मुझे याद आ रही है कि आपका NO2 और प्लस CO गिव्स NO2 प्लस CO, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ये हमें देता है NO, ठीक है। अगर इसमें रेट लॉ लगाएंगे तो रेट लॉ तो आपका 1 1 आएगा, लेकिन अगर हम रेट इक्वेशन लगाते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो 1 1 आएगा, लेकिन अगर हम रेट लॉ लगाते हैं, रेट लॉ यानी रेट निकालते हैं इसका, रेट लॉ से रेट निकालते हैं तो मालूम है कितना आता है, K NO2 की पावर 2, और CO पर तो डिपेंड ही नहीं करता ये, NO2 की पावर 2 और CO पर तो आपका ये डिपेंड ही नहीं करता। तो देखो 2 पावर, जबकि एक्चुअल में तो ये 1 ही है, ठीक है ना। तो हम इन सारी चीज़ों को भी यहाँ पर अभी आगे कवर अप करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है रेट लॉ का डिटर्मिनेशन। एक्सपेरिमेंटली हमने देख लिया, अब हमें ये देखना है कि आपका ये मैकेनिज्म से हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म से कैसे निकालते हैं, तो मैकेनिज्म से कैसे निकालते हैं इसे देखने से पहले हमें कुछ बातें और समझनी पड़ेंगी। वो बातें हमें क्या समझनी पड़ेंगी, मैकेनिज्म को तो हम अभी बाद में देखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि भाई कुछ रिएक्शन में आपका ये रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन एग्री क्यों कर रहे हैं और कुछ रिएक्शंस में एग्री क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर हम मैकेनिज्म से इस बात को समझेंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखने वाले हैं कि ये क्यों एग्री करते हैं, क्यों एग्री नहीं करते हैं। देखिए इस बात को समझने के लिए हमें यहां पर ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, या इसी को हम बोल देते हैं सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन ना। और दूसरी होती है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है भाई। देखें क्या होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो कंप्लीट हो जाती है, गेट्स कंप्लीटेड इन 1 स्टेप। हालांकि देखो एक केमिस्ट की नज़र से अगर आप देखोगे तो कोई भी रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, 100% कोई भी रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो जो कंप्लीट होती है किसमें, सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है, जिसमें आपका एक ही इंटरमीडिएट स्टेप होता है, ओनली 1 इंटरमीडिएट स्टेप, सिर्फ एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, फॉर्म्स, तो हम उसे बोलते हैं सिंपल रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स या मल्टी स्टेप रिएक्शन क्या होती है, ये कंसिस्ट होती है, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन यानी ये आपकी कई स्टेप की रिएक्शन होती है, हर एक स्टेप को आप क्या कहोगे, एक एलिमेंट्री रिएक्शन ही तो कहोगे। एक रिएक्शन जो एक स्टेप में पूरी होती है एलिमेंट्री, और एक रिएक्शन जो कई स्टेप में पूरी होती है, तो कई स्टेप भी तो एक एक स्टेप से मिलकर बनेंगे। तो यानी कई एलिमेंट्री रिएक्शंस जिसके अंदर हो, एक से ज्यादा मतलब 2 स्टेप भी हो सकते हैं, 3 स्टेप भी हो सकते हैं, 4 स्टेप भी हो सकते हैं,
ठीक है। तो जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं उसे मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, जो कंसिस्ट होती है मोर देन वन एलिमेंट्री रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मोर देन वन ट्रांजिशन और इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड। भाई हमने ये क्यों समझाया? ये हमने इसलिए समझाया कि कभी भी कोई एक एलिमेंट्री रिएक्शन है ना, अगर कभी भी कोई भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, वहां रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों एग्री करेंगे, वहां लॉ ऑफ मास एक्शन कभी फेल नहीं होगा। तो अब यहां से आपको ये बात समझ में आएगी, लॉ ऑफ मास एक्शन कहां पर पास हो रहा था, एलिमेंट्री रिएक्शन में। लेकिन जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आ रहे थे वहां पर आपका आकर ये फेल हो जा रहा था। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्यों फेल होता है उसे अभी हम देखेंगे यहां पर, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ एग्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी एक कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट लगे हुए हैं, जो भी स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट लगे हुए हैं, उसे सीधे सीधे उसकी पावर पर चढ़ा दो। जैसे अभी हम लोग ने एग्जांपल देखा था 2FeCl3 प्लस SnCl2, ठीक है, ये फॉर्मेशन करता है FeCl2 का, ठीक है, और प्लस ये क्या बनाता है, ये बनाता है SnCl4, ये बनाता है, ठीक है ना, ये बनाता है। तो ये एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है। सपोज करो अगर एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो आप यहां पर क्या करोगे, सीधा सीधा इसके लिए आपको रेट को लिखना है, तो रेट को लिखने के लिए FeCl3, इसके आगे जो भी स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है बस उसे पावर पर चढ़ा दो। SnCl2 के आगे क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो यहां पर आपको रेट सीधे सीधे मिल जाएगा। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में आपको जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा हुआ है बस उसी को पावर पर चढ़ा देना, काम हो गया, आपको रेट लॉ मिल गया। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट लॉ को लिखना बहुत 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 आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था NO2 प्लस F2, ये क्या देता है, 2NO2F देता है। इसमें एक से ज्यादा स्टेप होते हैं, तो एक से ज्यादा स्टेप होते हैं, तो अगर आपको मैकेनिज्म मालूम है तो रेट लॉ लिख सकते हो, और अगर आपको रेट लॉ मालूम है तो आप मैकेनिज्म भी लिख सकते हो। चलो अभी इसकी मुझे मैकेनिज्म मालूम है, आपको भी मालूम चल जाएगी, मैंने बता दिया। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसकी मैकेनिज्म कैसे मालूम चलेगी, तो उसे भी निकालने का तरीका भी आपको आ जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए मैकेनिज्म हम लिखेंगे, मैकेनिज्म क्या हो जाएगी इसके लिए, तो इसके लिए मैकेनिज्म ये होती है कि NO2 प्लस F2 ये बनाता है, क्या बनाता है, NO2F बनाता है और प्लस एक फ्लोरीन को यहां से निकालता है। ये आपका हुआ फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है, ये पहली रिएक्शन हुई, एक रिएक्शन हुई। दूसरी रिएक्शन में एक और NO2 आता है और यहां पर क्या करता है, इस F के साथ में लगता है, और F के साथ में लगने के बाद में ये फॉर्मेशन करता है किसका, NO2F का, इसका फॉर्मेशन करता है। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन हुई है। इन दोनों स्टेप रिएक्शन को अगर आप यहां पर अब ऐड कर दो तो देखो जो रिएक्टेंट की साइड है और जो प्रोडक्ट की साइड है वो कैंसिल आउट हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखो रिएक्शन क्या बनी, 2NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F, ये फॉर्मेशन हुआ आपका, ये फॉर्मेशन हुआ। अब अगर देखो आपको मैकेनिज्म मालूम है, अगर आपको मैकेनिज्म मालूम है तो अब आपको क्या करना है, सारे स्टेप लिख लेना, और स्टेप लिखने के बाद में फिर आपको करना ये है कि आपको ये पता लगाना है कि कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है, कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है। अब स्लो स्टेप कैसे पता लगाया जाए, जितने भी स्टेप्स होंगे उसमें से एक स्लो स्टेप होगा और बाकी सारे आपके फास्ट स्टेप आप उसे क्या दोगे, बाकी सभी को क्या बोल दोगे, फास्ट स्टेप। और आपको मालूम है शुरुआत में मैंने आपको बताया था फास्ट रिएक्शंस को कभी भी हम स्टडी नहीं कर सकते, हम हमेशा किसे स्टडी करते हैं, स्लो रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, है ना। तो अभी उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा स्लो स्टेप है, तो याद रखना कभी भी अगर 2 बॉन्ड आपस में जोड़ रहे हैं तो बड़ी तेजी से जुड़ेंगे, बहुत तेजी से जुड़ेंगे। अगर 2 बॉन्ड आपस में जोड़ रहे हैं तो ये बड़ी तेजी से जुड़ेंगे, और अगर एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ब्रेकिंग में टाइम लगता है, ब्रेकिंग में टाइम लगता है, ठीक है। अगर 2 बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहे हैं, यानी एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल अगर आपका ब्रेक हो रहा है तो उसमें हमेशा टाइम लगता है, वो टाइम टेकिंग होती है, ठीक है ना। और अगर बॉन्ड जुड़ रहा है तो वो बहुत तेजी से जुड़ेगा, ठीक है। आयनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं, आपको मालूम है। अगर कहीं पर आयंस आपका शामिल है किसी स्टेप में तो तुरंत समझ जाना ये फास्ट रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन है, इसे हमें नहीं लेना है, इसे स्टडी नहीं करना है,
ठीक है ना। और अगर कहीं पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो स्लो रिएक्शन है, अगर वह स्लो रिएक्शन है तो बाकी सब क्या हो गई, फास्ट रिएक्शन हो गई। आपको स्लो रिएक्शन से मतलब है। तो यहां देखो, यहां पर अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के साथ में जुड़ा है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये फास्ट स्टेप हो गया। दिस इज योर फास्ट स्टेप, ये फास्ट स्टेप है। तो बनी बात है, ये स्लो हो गया। या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि यहां पर ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है और आप इसे तोड़ रहे हो, तोड़ोगे तभी तो एक इसमें जुड़ेगा। देखो हुआ इसमें भी यही है, NO2 के साथ में एक F जुड़ा, उतना ही टाइम लगा जितना इस NO2 के साथ में F जुड़ा उसमें टाइम लगा, पर इस फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को टूटने में तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चों, इसे तो टूटने में टाइम लगेगा, और जब ये टूटेगा तो ये ज्यादा टाइम लेगा। इतना टाइम ये टूट गया, इसके बाद में ये फ्लोरीन NO2 के साथ कंबाइन हुआ, एक फ्लोरीन NO2 के साथ कंबाइन हुआ, तो देखो यहां भी तो NO2 के साथ में एक फ्लोरीन कंबाइन हुआ, तो दोनों में सेम टाइम लगा। लेकिन ये दो फ्लोरीन जब आपस में ये टूटे तो टूटने में अब इससे तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा ही लग जाएगा ना, ज्यादा लग जाएगा, मतलब ये रिएक्शन का स्टेप आपका ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसे हम बोलेंगे स्लो स्टेप, इसे हम बोलेंगे स्लो स्टेप। और जो स्लो स्टेप होता है बेटा, याद रखना, स्लो स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शॉर्ट में हम बोल देते हैं RDS। RDX नहीं बोल देना, RDS, ठीक है ना, ये RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसे, इस बात को कैसे समझें भाई, रेट को डिटरमाइन कर यही स्टेप क्यों कर रहा है, इस बात को हम जरा समझें। तो पहले तो आपका ये हो गया, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए भाई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे, इसे थोड़ा सा मुझे हटाना पड़ेगा। देखिए, जैसे सपोज करो अगर मैं एक टीवी बनाता हूं, ठीक है ना, अगर मैं टीवी बना रहा हूं, टीवी की मेरी कंपनी है और एक मैं पुरानी टीवी का फॉर्मेशन कर रहा हूं, ठीक है ना, पुराने टाइप की जो टीवी रहती है, पुरानी टीवी नहीं, पुराने टाइप की जो टीवी रहती है, जो CRT होती है, कैथोड रे ट्यूब, है ना। तो कैथोड रे ट्यूब की अगर मैं टीवी को बनाता हूं तो उसे असेंबल करने में मुश्किल से मुझे आधा घंटा लगता है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है, ठीक है ना, असेंबल करने में सब कुछ। लेकिन उसका जो ट्रांसफॉर्मर मैं बनाता हूं उसे बनने में 10 दिन का टाइम लगता है, 10 दिन का टाइम लगता है। तो अगर मेरे से कोई आकर पूछेगा सर मैं टीवी कब ले जाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा, टीवी कब बनेगी, मैं ये बोलूंगा 10वें दिन ले जाओ। क्योंकि क्या हो रहा है, 10 दिन लगेंगे ट्रांसफॉर्मर में, तो जो सबसे स्लो स्टेप है, जो सबसे धीमा काम हो रहा है, वही तो मेरी टोटल टीवी बनने का यानी प्रोडक्ट बनने का टाइम को डिसाइड कर रहा है, उसी के तो रेट को डिसाइड कर रहा है ना। अगर वह 5 दिन में ट्रांसफॉर्मर बन जाता तो मैं कहता 5 दिन बाद ले जाओ। 5 दिन के आगे आधा घंटा तो कोई मायने ही नहीं रखता है, 5 दिन के आगे आधा घंटा तो कोई मायने नहीं रखता है। तो अगर मान लो ये 1 मिनट में होता है, ये 1 मिनट में जुड़ता है, ठीक है, और इसे टूटने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो वो 1 मिनट मायने नहीं रखता है। 2 घंटे 1 मिनट तो थोड़ी ना बोलोगे आप, ये बोलोगे रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगी, 2 घंटे में कंप्लीट होगी। तो जो स्लो स्टेप होता है वही रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करता है, रिएक्शन कितनी देर में होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मर है ना, उसे बनाने में अगर मान लो उसे बनाने में 50 दिन लग रहे हैं तो मैं बोलूंगा 50 दिन बाद टीवी ले जाना, 100 दिन लग रहे हैं तो मैं बोलूंगा 100 दिन बाद टीवी ले जाना, है ना। तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही रेट को डिटरमाइन करता है, इसीलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला RDS। अब ये देखो, ये RDS में क्या हो गया, ये RDS में क्या हो गया, RDS में एक बात याद देखना कि देखो यहां पर ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं है, एक स्टेप में ही तो कंप्लीट हो रही है। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और देखो 2 एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर ये मेन रिएक्शन बन रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक से ज्यादा एलिमेंट्री रिएक्शन किसी में होती हैं, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 एलिमेंट्री रिएक्शन, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये पूरी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये एलिमेंट्री है। अब एलिमेंट्री रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया था, वहां क्या लग जाता है, वहां लॉ ऑफ मास एक्शन लग जाता है, बिल्कुल सही, लॉ ऑफ मास एक्शन वहां लग जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन लग जाता है तो इसका रेट निकालने में इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस रिएक्शन का अगर रेट लिखना है तो रेट इज इक्वल्स टू के, और जो स्लो स्टेप है उसके रिएक्टेंट को लिख लो बस, NO2, और ये लिख लिया F2, ठीक है ना, और इनका ये कंसंट्रेशन, और इस पे जो भी स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट चढ़ा हो, जैसे यहां तो कोई भी नहीं चढ़ा तो 1 1 है तो हमने 1 1 लगा दिया, बस ये बन गया इसका रेट लॉ।
ये आप एक्सपेरिमेंटली भी निकालोगे तो आपकी ये डिपेंडेंसी बता देगा, रेट की डिपेंडेंसी कैसी है, किस पर, मोलर कंसंट्रेशन पर। यहां लॉ ऑफ मास एक्शन आपका लग गया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हम इसमें लगा रहे थे, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी इसलिए फेल हो रहा था। लेकिन अगर इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, स्लो स्टेप में लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो ये पास हो जाएगा। और गुल्डबर्ग और बाकी गलती ये कर रहे थे कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी आरडीएस ना निकालकर उस रिएक्शन में ही आपका वो लगा देते थे, उसी के स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को चढ़ा देते थे, वो गड़बड़ थी। अच्छा, बहुत सारी रिएक्शन में आप देखोगे जो रिएक्टेंट नहीं भी हैं वो भी यहां जा रहे हैं। तो बनी बात है, वो रिएक्टेंट कहां से आ रहे हैं, वो रिएक्टेंट कहां होंगे, वो इंटरमीडिएट में बने होंगे, और वो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में कहीं बीच में बने होंगे, और वो उसके स्लो स्टेप में आ रहे होंगे, स्लो स्टेप में आ रहे होंगे। इसलिए रेट उन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए रेट उन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब लिए तो हमने 2 NO2 हैं, लेकिन देखो यहां आया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही NO2 आया, इसीलिए हमने यहां पर पावर 1 लगाई है। एक ही आया, NO2 एक ही आया, इसीलिए हमने पावर 1 लगाई, 2 नहीं लगाई। और फ्लोरीन तो एक ही आ रहा। कुछ रिएक्शन ऐसी भी होंगी जहां पर फ्लोरीन मान पड़ा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आ ही नहीं रहा, मेन रिएक्शन में है लेकिन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं आ रहा, तो हम उसे नहीं लिखते। हम ये कहते हैं कि रेट उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, रेट उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम कुछ इस तरीके से इस बात को लिख देते हैं यहां पर। ठीक है ना, तो ये अब ये धीमे धीमे समझ में आएगा। तो देखो आपने क्या देखा, मैकेनिज्म से हमने क्या निकाला, रेट लो। मैकेनिज्म से हमने क्या निकाला, रेट लो। अब इसका उल्टा, अगर हमें रेट लॉ मालूम है तो हम मैकेनिज्म भी बता सकते हैं। अगर हमें रेट लॉ मालूम है, बड़े आराम से हम मैकेनिज्म बता सकते हैं, बहुत आराम से। देखो मैकेनिज्म कई स्टेप की होती है, लेकिन आपके यहाँ जो अगर हम बात करें आपके 10+2 बोर्ड में, तो मैकेनिज्म जो रहती है वो आपकी 2 स्टेप मैकेनिज्म ही आती है, 2 स्टेप से ऊपर मैकेनिज्म नहीं आती है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग को 2 स्टेप मैकेनिज्म, 2 स्टेप मैकेनिज्म तक ही आपका लिमिटेड रहना है। ठीक है, तो रेट लॉ से हम मैकेनिज्म भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसी चीज को देखने जा रहे हैं।